नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जब से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के ऐलान हो चुका है, जब से उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर डेट्स की घोषणा हो चुकी है, उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सहगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। अब जो है चुनाव में सीटों को लेकर अब बंटवारा हो रहा है और सीट पर कौन से प्रत्याशी उतारे जाएंगे, इसे लेकर लगातार मंथन जारी है और ये मंथन हर पार्टी में जारी है। आपको बता दें कि अमित शाह और जेपी नड्डा जो थे उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक हुई थी, जहां पर सीटों को लेकर चर्चा हुई और इसके बाद आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सामने आके कही है कि इस बड़ी बैठक के बाद जो है केंद्रीय चुनाव समिति की उत्तर प्रदेश को लेकर बैठक संपन्न हो चुकी है और बैठक में 172 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि बैठक की जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है और बीजेपी के 2017 में जैसी विजय प्राप्त की थी वैसी ही 2022 में भी उनकी शानदार विजय वो प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है और निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष है संजय निषाद, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि उन्होंने जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर वो आगे जो है दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए अपने कदम उन्होंने बढ़ा दिए, इसे लेकर जमकर संजय निषाद ने उन पर हमला बोला। संजय निषाद ने कहा कि चुनाव आयोग की आचार संहिता लगाने के बाद कोई मंत्री और विधायक नहीं रह जाता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि फिर से जनता के बीच जाकर जीत कर आए। 5 साल जब सत्ता सुख भोगना था तो बीजेपी गठबंधन और सिस्टम खराब नहीं थी और अचानक से सिस्टम और बीजेपी सभी खराब हो गए। आपको बता दें कि ये बात जो है उन्होंने प्रतिक्रिया दी है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने क्या कुछ टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा कि 8 साल पुराने केस में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते ही दूसरे दिन गैर जमानती वारंट जारी हुआ। इस प्रकार से दर्जनों केस भी लगाएंगे तो भी स्वामी प्रसाद मौर्य का मनोबल कमजोर नहीं होगा। ये जितना छोड़ेंगे हम उतनी ही तेज से इन पर हमलावर होकर निस्तानाबूद कर देंगे। जिसके बाद आपको बता दें कि संजय निषाद ने उन पर हमला बोलते हुए ये बात कही है। साथ ही साथ संजय निषाद ये भी कहा है कि बीजेपी की तरफ से उन्होंने 18 सीटों की मांग की है और 18 सीट पर जो उनके साथ चुनाव लड़ने की बात वो कहते हुए नजर आए थे। ऐसे में आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उनका एक काफी पुराना केस था, 2014 का केस था, जिसमें देवी देवताओं को लेकर इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उनके ऊपर तभी से गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी था, जिसपे 2016 में उन्होंने स्टे ऑर्डर्स ले लिए थे और स्टे ऑर्डर्स की अवधि थी और उसके बाद आपको बता दें कि उनको पेश होना था कोर्ट के सामने 6 जनवरी को। जब 6 जनवरी को पेश नहीं हुए तो उन्हें 12 जनवरी की डेट दी गई, जिसमें उनको जो है कोर्ट के सामने इस मामले को लेकर पेश होना था, लेकिन 12 जनवरी के दिन भी वो कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी पर जो स्टे लगा हुआ था उसे हटा दिया गया और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। अब ऐसे में ये पूरे मुद्दे के लिए वो खुद जिम्मेदार है क्योंकि लगातार वो बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं और ऐसा ही बयान उन्होंने कहा था कि शादियों में गौरी और गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही कहा था कि भगवान को नहीं पूजना चाहिए और उनके इस टिप्पणी से ही जो धार्मिक भावनाएं है वो काफी हद तक आहत हुई थी। जिसके बाद इसको लेकर कोर्ट में मामला गया था और कोर्ट ने उनके ऊपर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। उन्होंने स्टे लिया, 6 को नहीं गए, 12 जनवरी को वापस से उन्हें बुलाया गया। जब वो नहीं गए तो उसके बाद उनके ऊपर गैर जमानती जो वारंट है वो जारी की गई। आपको बता दें अब इसकी नेक्स्ट सुनवाई जो है वो 24 जनवरी को होने वाली है। ऐसे में आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार के जो बातें हैं उनको लेकर इस वक्त अटकलें तेज थी कि वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने इस पूरी बात को लेकर खुलासा नहीं किया है। इस बात का खुलासा वो 14 या 15 तारीख को करने वाले हैं और उन्होंने कहा था इसको लेकर कि मेरा जो खुलासा होगा कि मैं कौन सी पार्टी को ज्वाइन करूंगा, और उन्होंने कहा था कि बीजेपी के ताबूत में वो आखिरी जो है किल होगा और आखिरी किल होने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी जो है उन्हें अब इस वक्त उनकी तरफ आई भी थी उन्हें अप्रोच करने के लिए, लेकिन वो बीजेपी में काम नहीं करना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी छोड़ने के लिए भी ये वजह दी थी कि बेरोजगारी है, दलितों का सम्मान नहीं होता है और कई सारा एक उन्होंने ट्वीट करके लंबा चौड़ा एक ट्वीट लिखा था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा था। आपको बताते हैं क्या ट्वीट किया था उन्होंने। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि दलित, पिछड़ों, किसान, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। आपको बता दें कि ये ट्वीट अभी हाल ही फिलहाल का है, जो उन्होंने बीजेपी छोड़ने से पहले, ये इस्तीफा देने से पहले ये जो ट्वीट है उन्होंने किया था। अब इससे ठीक पहले आपको हम बताते हैं एक और ट्वीट जो उन्हीं की तरफ से किया गया था और उसमें वो योगी आदित्यनाथ की सरकार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वो
वो जो ट्वीट था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश के 18 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभ देने का कार्य सफलतापूर्वक हो चुका है। फिर उन्होंने लिखा कि साथ ही प्रदेश में 3 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम भी पूरी तरीके से कर दिया गया है। उन सभी को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और बिना किसी भेदभाव के ये चीज किया गया है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बधाई देता हूं। जो मैं यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने ये आपको बता दें, ये जो ट्वीट है ये 15 अगस्त का है और ये ट्वीट उन्होंने काफी पहले किया हुआ था। और ये ट्वीट बताता है कि योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरी दी युवाओं को, 3 लाख युवाओं को, जिसके लिए ये योगी आदित्यनाथ को बधाई देते नजर आ रहे थे। और वही जब उन्हें पार्टी छोड़ना था तो उन्होंने कहा कि नौजवानों के बारे में सोच ही नहीं गए, नौजवानों को जो है जॉब्स नहीं दिए गए। और इस तरीके से इनके दोहरेपंथी पर अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनके इस ट्वीट को शेयर करते हुए रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने पूछा कि इस पर क्या विचार है आदरणीय, क्योंकि यहाँ पर इनके दोहरे जो चरित्र है उसका आलंकन किया जा रहा है। उनका जो दोहरा चरित्र है वो निकल कर सामने आ रहा है कि एक बार वो तारीफ करते हैं, सत्ता अच्छी लगती है, बीजेपी अच्छा लगता है, सब कुछ लगता है, और फिर अचानक से उन्हें सत्ता जब छोड़ने का मन होता है और उन्हें जो सत्ता परिवर्तन करना होता है, उन्हें दूसरे पार्टी में जाने का मन होता है, तो उसके बाद बीजेपी उनके लिए खराब हो जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उनका एक और ट्वीट था जिसमें उन्होंने ये बात कही कि नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। अब उनके इस ट्वीट पर भी लोग उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि उनके इस ट्वीट पर अंकित जैन ने उन पर सवाल किया, उनसे पूछा कि इनकी बेटी अभी भी सांपों और नागों के बीच है। आपको बता दें कि जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है, वहीं इनकी जो बेटी है, उनकी बेटी अभी भी बीजेपी में है। और उनकी बेटी से जब पूछा गया इस मामले में तो उन्होंने कहा कि भले ही मेरे पापा ने बीजेपी छोड़ दी है, लेकिन मेरे पिता जो है वो अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गए हैं और मैं बीजेपी का दामन नहीं छोड़ूंगी, मैं बीजेपी के साथ ही हूँ। अब ऐसे में आपको बता दें कि लगातार इस तरीके के जो ट्वीट्स हैं वो निकल कर आ रहे हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल खड़े कर रहे हैं लोग, उन्हें सवालों के घेरे में डाल रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी इतनी बुरी कैसे हो गई, इतने दिनों से तो वो अच्छी थी। आपको बता दें कि बसपा में भी उन्हें यही परेशानी हो रही थी। बसपा में जो मायावती थी, मायावती के बाद उनको दूसरा चेहरा दिया जाता था। स्वामी प्रसाद मौर्य एक काफी जाने पहचाने चेहरे थे और बसपा में उन्हें काफी ज्यादा इज्जत सम्मान दिया जाता था। मायावती के बाद इन्हें दूसरा एक लीडर के तौर पर देखा जाता था। जब भी बसपा की सरकार रही तब तक उन्हें जो है काफी ज्यादा एक पोस्ट से नवाजा गया, हर बार जो है उन्हें कोई ना कोई अच्छा पोस्ट दिया गया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने आरोप लगाया था कि मायावती की सरकार टिकट बेचने का काम करती है और उसके बाद अचानक से बसपा जो है वो खराब हो गई इनके लिए। अब अटकलें हुई तेज थी कि इन्होंने बसपा में अपनी बेटी को टिकट दिलाने की बात कही थी, लेकिन जब उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला तो उसके बाद वो नाराज होकर उन्होंने छोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने इस तरीके की दलील दी। अब ऐसे में ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके की दलील दे के कोई पार्टी छोड़ा। हर पार्टी में चुनाव से पहले आया राम गया राम जैसे व्यक्ति होते हैं, जो इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य देखने के लिए मिले हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि 8 साल पुराने मंत्री जो केस में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते ही उनके ऊपर गैर जमानती वारंट चला आया। तो आपको बता दें कि ये गैर जमानती वारंट उनके मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये 2014 का मामला था। देवी देवताओं पर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला था। 2016 में इन्होंने स्टे ले लिया था और इसके बाद इन्हें 6 जनवरी को कोर्ट में पेशी थी। ये पेश नहीं हुए, 12 जनवरी को इन्हें वापस बुलाया गया। ये 12 जनवरी को भी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद से इनके इस पूरे मामले पर इनके ऊपर जो गिरफ्तारी का जो स्टे लगा हुआ था उस स्टे को हटा दिया गया और इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। यानी इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, जिसे ये फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने ये पार्टी छोड़ दी है। अब इसी पर आपको बता दें कि निषाद पार्टी, जो कि अब बीजेपी का उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन है, और निषाद पार्टी ने साफ तौर पर यह बात कह दी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जब उन्हें सत्ता का सुख भोगना था तो 5 साल बीजेपी बहुत अच्छी लगी, बीजेपी की तारीफों के पुल बांधते नजर आए, लेकिन अब अचानक से सत्ता उन्हें खराब लगने लगी है। अब अचानक से बीजेपी उन्हें खराब लगने लगी है और चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू करते हुए कोई भी मंत्री और विधायक नहीं रह जाता है। उनकी जिम्मेदारी होती है जनता के बीच जाए और जाकर फिर से जीत कर आए। लेकिन 5 साल तक उन्हें बीजेपी अच्छी लगी और अचानक से उन्हें बीजेपी खराब लगी है। तो इसके लिए सिस्टम खराब और गठबंधन खराब नहीं था,
ये सबको पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करना चाहते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि लगातार इस तरीके से जो है पार्टी को छोड़ना, पार्टी ज्वाइन करना, ये सारी चीजें अब चुनाव को देखते हुए जारी है। अब भी ये लगातार चलती हुई नजर आ रही है। बयानों का बाजार भी काफी ज्यादा गर्म है। लगातार एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी की जा रही है, एक दूसरे को कई ऐसे मामलों में फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है जिस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। खैर, ये चुनाव है और ये राजनीति है, और राजनीति में इस तरीके के आयाराम गायाराम जो है बहुत शुरू से देखने के लिए मिले हैं। और इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य की भी इमेज कुछ इस कदर ही देखने के लिए मिल रही है। और ऐसे में आज अमित शाह से आज बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में 172 सीटों पर, विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई है। कौन कौन से प्रत्याशी उतारे जाएंगे, कहां से प्रत्याशी उतारे जाएंगे। अब इसके साथ ही आगे की सीटों को लेकर भी आगे मंथन करने के लिए मिलेगा। और इस मामले में आगे चलकर क्या कुछ सुनने और देखने का मिलता है, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।